दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 40 देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि एक कार आधी दूरी 20 मीटर पर सेकेंड की गति से तय करता है और अगली आधी दूरी 30 मीटर पर सेकेंड के साथ तय करती है, तो कार की औसत गति क्या है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये औसत गति निकल जाएगा 2x1 इंटू x2/x1 प्लस x2, इस तरह से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20, ठीक है, 2 इंटू 20 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30/20 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 50, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 तिया 12 दूनी 24। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फिर है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है। तो तीसरा ऑप्शन, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। एक उड़ने वाले पक्षी में क्रमशः पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई और उसकी गति के कारण स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि यह गतिमान होती है। इसमें उड़ान के दौरान किसी भी समय पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई के कारण किसी भी जो है समय स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, 2 ग्राम और 4 ग्राम के दो द्रव्यमान वाले पिंड समान गतिज ऊर्जा से घूम रहे हैं, उनके रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, द्रव्यमान जो है m1, द्रव्यमान जो है ये है आपको 2 ग्राम, ठीक है। m2 जो है ये है 4 ग्राम और गतिज ऊर्जा जो मान लेते हैं ये ek1 और ek2, ठीक है। और कहता है कि समान गतिज ऊर्जा से घूम रहे हैं, तो रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो रैखिक संवेग, ठीक है, रैखिक संवेग क्या होगा। तो यहाँ पे रैखिक संवेग हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको रैखिक संवेग P1/P2। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ek1 बराबर ek2 बराबर हो जाएगा m2v2² 2, ठीक है। या फिर ये हो जाएगा mv1² बराबर m2/m1। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए रैखिक गति का अनुपात P1/P2, तो P1/P2 होता है m1 बट्टा m2v2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, m1v1 2, ठीक है। और यहाँ पे m2 4 और v2 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। v2 हो जाएगा आपको √2, तो ये हो जाएगा कितना 1/1 जो है ये 2 दूनी 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये कट के हो जाएगा आपको, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2 कट जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, 1/√2। तो P2/P1 कितना होगा, √2/1, ठीक है, √2/1 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ का कारण होता है इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन। गड़गड़ाहट की आवाज़ ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। एक ही ध्वनि का जो बहुलित परावर्तन के कारण बार बार सुनाई देना अनुरणन कहलाता है। बादल के गर्जन का बार बार सुनाई देना इसी का उदाहरण है, ठीक है। तो ध्वनि के बादल और भूमि जैसे कई परावर्तन सतहों के क्रमिक के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित कैपिटल M और स्मॉल m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो है के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर क्या होता है, Gmm/r²। यहाँ d है तो d²। तो देखिए कैपिटल M एवं स्मॉल m दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, उनके बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। और एफ जो है वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है, और डी जो है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। 116 116 है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंगदैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? तो आवृत्ति दे दिया गया है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब तरंगदैर्घ्य दे दिया गया है, तो यहाँ पे जो है तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति, तरंग की चाल होता है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। तो आवृत्ति कितना है 50 और तरंगदैर्घ्य कितना है 4, कितना होगा 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 116 का जो हो जाएगा, तो तरंग ध्वनि की तरंग की चाल हो जाएगा आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, यानी 116 का हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, ठीक है। 200 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 20, ठीक है। उस पर लगने वाला प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के दोगुना है। लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है दे दिया गया है एफ बराबर +20, ठीक है। एफ बराबर +20 है, उस पर बनने वाले प्रतिबिंब लंबाई के दोगुनी है, और लंबाई के कितना है दोगुनी है, यहाँ पे लंबाई की दोगुनी है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा -2h/h जो हो जाएगा, ये हो जाएगा v/μ, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा -2u, ठीक है, -2u, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो अब लेंस के सूत्र के अनुसार, लेंस के सूत्र से निकालेंगे तो 1/f - 1/v बराबर होगा 1/u, ठीक है। 1/f बराबर 1/v - 1/u, ठीक है। 1/f बराबर 1/v - 1/u, यानी 1/20 बराबर क्या होगा 1/-2u और -1/u, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/-2u, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 1/20, तो u का मान यहाँ से निकल जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। u का मान -30, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फिर है कि कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसे बनाया जाता है ताकि ध्वनि का परावर्तन के बाद हॉल के सभी जो है कोनों तक पहुंचा जा सके। 118 का फर्स्ट वक्रीय। तो देखिए, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को वक्रीय बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी जो है कोनों तक पहुंचाया जाए। व्याख्यात, ठीक है। अब देखिए, हॉल या सिनेमा हॉल में आवश्यक अनुरणन को रोकने के लिए हॉल की दीवारें खुरदरी बनाई जाती हैं। कहता है, यदि 85 डिग्री सेल्सियस को 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचाने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यह मानकर कि कोई ऊष्मा हानि नहीं हुई है। ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ठंडे पानी का प्रारंभिक तापमान जो है ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे डेल टी निकाल लीजिए। डेल टी क्या होगा, तो डेल टी हो जाएगा 4.5 × 15 बाई, ठीक है, 4.5 × 15 बाई 2.5, ये कितना होगा, तो ये आपको जो है 0.525, 5 तिया 5 पता 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 27, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस। अब अतः देखिए, गर्म जल द्वारा ऊष्मा हानि होगा 85 - 27, 85 - 27 यानी कितना, तो 15 में 7 के 8 यानी 58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अतः शुरुआती ऊष्मा ठंडा जल जो हो जाएगा, ये होगा 58 डिग्री सेल्सियस - 15 डिग्री सेल्सियस यानी 40 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा 2। फिर कि किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा, तो फर्स्ट हो जाएगा प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा, ठीक है। तो किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर नियत रहती है, तो इसका औसत वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा होगा। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाती है। नेक्स्ट है कि एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति 121 का देखिए,
तो 121 का हो जाएगा यहाँ पे n बराबर होगा c बाय, ठीक है, c बाय तरंग दैर्ध्य लेमडा, n बराबर c बाई लेमडा, ठीक है, n बराबर c बाई लेमडा। तो c का मान 3 × 10 के पावर 8 प्रकाश की चाल, और लेमडा जो है ये कितना है, लेमडा जो है इसका मान दे दिया गया 30, ये कितना होगा 10 × 10 के पावर 6, यानी 10, ठीक है, 10 जो है MHz। तीसरा ऑप्शन नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से। दूसरा 122 का होगा तीसरा ऑप्शन, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। तो हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए इस गुब्बारे का आयाम में वृद्धि होगी, ठीक है। फिर है कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या जो है घटित होगा। 123 का दूसरा ऑप्शन, छोटा बुलबुला और छोटा, वो बड़ा बुलबुला और बड़ा होगा। तो किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है, ठीक है। छोटे बुलबुले में गैस का दाब बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होती है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा और जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों को परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जो है जाना जाता है फर्स्ट डोब्रेनर के त्रिक नियम। डोब्रेनर के त्रिक नियम का नियम, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के लगभग औसत है। फिर एक कथन है कि कथन 2 इथेनॉल में सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया पर ब्रोमो ब्यूटेन एक जो प्रमुख उत्पाद के रूप में 2 ब्यूटेन देता है। कारण ब्यूटेन फर्स्ट ब्यूटेन 2 की तुलना में अधिक स्थिर होता है। सही विकल्प को चिन्हित करने के लिए कथन और कारण दीजिए। तो 125 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे होगा कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कथन क्या है, सही है लेकिन कारण जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 है कि CO2 यानी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में ऑक्सीजन के सिलेंडर में किया जाता है, क्योंकि यह। तो 126 का हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि यह CO2 को अवशोषित करता है और O2 को बढ़ाता है, ठीक है। CO2 को अवशोषित करता है तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग अंतरिक्ष और पनडुब्बियों में ऑक्सीजन सिलेंडर में किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन जनरेटर के रूप में कार्य करता है। यह CO2 को अवशोषित करता है और O2 उत्पाद को बढ़ावा देता है। पानी के भीतर अंतरिक्ष या पनडुब्बी जैसी जगहों पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। इन ऑक्सीजन सिलेंडरों की दक्षता बढ़ाने से सिलेंडर को अधिक समय तक चलने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट फिर है कि पानी में सोडियम सल्फेट के घोल को अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, तब कैथोड और एनोड पर उत्पाद क्रमशः होंगे। 127 का फर्स्ट H2O2, ठीक है। तो जल में सोडियम सल्फेट के घोल को अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करके जो इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, कैथोड और एनोड पर उत्पाद क्रमशः H2 और O2 है, ठीक है। सोडियम आयनों की तुलना में कम डिस्चार्ज क्षमता वाले हाइड्रोजन आयन कैथोड पर मुक्त होता है। हाइड्रोजन आयन एनोड पर ऑक्सीजन बनाएगा। फिर है कि एक हल्का हरा लवण को जल में मिलाया जाता है। H2S गैस को विलयन में प्रवाहित करने पर एक काला अवक्षेप प्राप्त होता है जो HCl में सरलता से घुल जाता है। कौन से धातु आयन उपस्थित हैं। तो 128 का फर्स्ट होगा Fe2+। तो H2S की पहचान हल्की इसकी गंध और जो है विभिन्न धातु आयनों के रंगीन सल्फाइड के अवक्षेप से होती है। सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड भी जो है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस एसिड आदि जैसे ऑक्सीकरण एजेंटों द्वारा काले अवक्षेप और सल्फेट देने वाले मौलिक सल्फर में जो है ऑक्सीकृत हो जाते हैं। H2S पास करने पर धातु आयन का लवण उसके सल्फाइड में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129।
फिर है कि इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक जो है एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में रखा गया है। 129 का होगा तीसरा। 18, तो देखिए वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह तत्व आर्गन है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में रखा जाता है। नेक्स्ट फिर है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन जो है लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नमक धातु का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया है? 130 का फर्स्ट, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो याद रखना कि जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब कली चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। 131 है कि एक लंबी ट्यूब से जुड़ी अमोनिया की एक बोतल सूखी हाइड्रोजन क्लोराइड की एक बोतल के दोनों सिरों को एक साथ खोला जाता है। सबसे पहले सफ़ेद अमोनियम क्लोराइड वलय कहाँ बनेगा? 131 का दूसरा, हाइड्रोजन क्लोराइड की बोतल के पास। अगर उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में परमाणु या अणुओं की शुद्ध गति है तो गैसों के प्रसार की दर गैसों के आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कि अमोनिया एक ही समय अंतराल पर HCl से अधिक दूरी तय करेगी और दोनों गैसें पहले HCl सिरे के करीब मिलेगी, तो हाइड्रोजन क्लोराइड की बोतल के पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का विसरण NH3 की तुलना में धीमी गति से होता है। ठीक है, क्योंकि HCl का द्रव्यमान NH3 के द्रव्यमान से अधिक होता है। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से ऐसी धातु या ऐसे तत्व निकाल सकते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? 132 का दूसरा ऑप्शन, जर्मेनियम। तो देखिए झामा यानी जला हुआ कोयला से जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर निर्माण से होता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डीन ने किया था। नेक्स्ट फिर है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? 133 का दो, एल्युमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम जो है कोरंडम के जो है जवाहरात रूप हैं। ठीक है, कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। फिर है कि सल्फर एल्युमिनियम और लौह के गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस में क्रमशः 113, 666 और 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो 134 का हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन, एल्युमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो 135 का था निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो 135 का तीसरा ऑप्शन यानी बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, तो बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट जो है ये फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड के विलोपन प्रतिक्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट 136 है मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु या उसके खाली स्थान से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट, तो मानव जाति के एक पुरुष को उसका एक्स जो है शुक्राणु उसकी माता से प्राप्त होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 22 जोड़ी सभी में समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी और समान होते हैं। ये पुरुषों में XY तथा स्त्री में XX होता है। ठीक है, 23वीं जोड़ी और Y जो है गुणसूत्र आकार में X से छोटा होता है। ठीक है, युग्मक जनन, तो देखिए युग्मक जनन के दौरान पुरुष में XY युग्मक तथा स्त्री में XX युग्मक बनता है। 137 है कि कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा है? 137 का फर्स्ट हो जाएगा यानी क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस को जो है नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाने पर वायरस क्राउन जैसा दिखाई देता है। लैटिन में कोरोना का अर्थ है हेलो या क्राउन। 138 है कि मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों प्राप्त करने के लिए
जो किस उपकरण में जो है अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैनर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। मानव की जो है सुनने की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। पराश्रव शब्द जो उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग किया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य को सुनाई नहीं देती। फिर है कि शुक्रवाहिका सामान्य जो है मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती हैं जिसे खाली स्थान कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन मूत्र मार्ग। तो शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। फिर है कि मानव तंत्र में जो है प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? तीसरा ऑप्शन, यह जो है यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से बचाता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से जो है मुक्त जो है मूलक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त जो है मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। 141 देखिए 141 है कि क्या होगा यदि दी गई श्रृंखला में हिरण ना हो। ठीक है। घास, हिरण और शेर। तो तीसरा ऑप्शन, शेर की आबादी घट जाएगी और घास की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर है कि शुद्ध मटर पौधे ए को शुद्ध मटर के पौधे बी के साथ संकरण किया जाता है कि ए जो है किया जाता है कि ए की तरह दिखने वाले पौधे F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं। ए और बी में कौन से पौधे लंबे और कौन से छोटे हैं? 142 का तीसरा ऑप्शन। ठीक है। 142 का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, यानी ए छोटे और बी लंबे। तो देखिए पौधे ए और बी शुद्ध नस्ल के हैं जिसका अर्थ है कि वे समयुग्मनजी हैं। इसलिए जब उन्हें क्रॉस किया जाता है तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे या विषम युग्मनजी होंगे। केवल एक प्रमुख लक्षण की विशेषता जो विषम युग्मनजी स्थिति में व्यक्त की जाती है। तो पौधे बी लंबा था तो यह भी निष्कर्ष निकाला जाता है कि पौधे ए एक बौना है। ठीक। तो ए छोटा और बी लंबे होगा। ठीक है। फिर है कि कायिक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कायिक प्रबंधन के लिए तो 143 का होगा तीसरा, ए और बी। ए और बी यानी कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पादित पौधों में फूल और फल उगने में कम समय लगता है। बी, नए पौधे मूल पौधे की सटीक जो है प्रतियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तो कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पादित पौधों में बीज द्वारा उत्पन्न पौधों की तुलना में फूल और फल उगने में कम समय लगता है। नए पौधे मूल पौधों की सटीक प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही माता पिता से उत्पन्न होते हैं। फिर निम्नलिखित में से जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह। 144 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और मियादी बुखार यानी टाइफाइड। ये सब जो है आपको जीवाणु से होने वाला रोग है। तो तपेदिक, निमोनिया तथा मियादी बुखार जीवाणु जनित रोग है। तपेदिक तथा मियादी बुखार जो है साल्मोनेला टाइफी की वजह से होने वाला रोग है। निमोनिया रोग ज़्यादातर बैक्टीरिया के कारण होता है परंतु यह वायरस, कवक और परजीवी के कारण भी होता है। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन। क्या होगा? बी और सी। तो शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाता है। शिराएं जो है रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाता है, विभिन्न अंगों से हृदय की ओर। तो फर्स्ट हो जाएगा। शिराओं का जो है प्रारंभ के जो है शिराओं में से होता है। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर जो है लाने वाली वाहिनियाँ शिरा हैं। शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। मांसपेशी ऊतक कम होता है जहाँ तहाँ अंतरकला स्तर की वृद्धि से कपाटिकाएँ बन जाती हैं। नेक्स्ट है कि सेलुलोज
बहुत खाद्य पदार्थ मानव संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? तो यहाँ पे फर्स्ट, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, मानव में। ठीक है, तो मानव में जो है सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट, कहता सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है बंद संधि यानी फिक्स जॉइंट का। तो सिर तथा ऊपरी जबड़े में बंद संधि पाई जाती हैं जो ऊपरी जबड़े को स्थिर रखती हैं। यह संघनित कोलेजन के संयोजी तंतुओं की बनी होती है। फिर है हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम फर्स्ट हो जाएगा यानी कृंतक। तो देखिए मानव मुख में दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। आपको कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, अब देखिए कि मानव मुख में कृंतक दांत 8, रदनक दांत 4, अग्रचवर्णक 8 और चवर्णक 12 होते हैं। फिर है कि पादपों और वृक्षों में पानी ऊपर तक जो है चूषण कर्षण के कारण पहुंचता है। तो किस परिघटना के कारण चूषण कर्षण होता है? 149 का फर्स्ट, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट 150 है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है और असत कथन का चयन करें। 150 का हो जाएगा दूसरा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे अपना पत्ती के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों के जीवित रहने के लिए श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों आवश्यक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, अतः दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।